नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी परिवार में बच्चों का हक बराबर होता है। कोई भी बाप अपने किसी भी एक बच्चे का हक छीनकर दूसरे बच्चे के हाथ में नहीं देता। यही गार्जियनशिप है और प्रधानमंत्री भी इस देश के सभी राज्यों के गार्जियन हैं। सभी राज्य बराबर हैं। लेकिन आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात चुनाव को लेकर इस कदर घबराए हैं, इस कदर परेशान हैं कि वो आजकल अनाप शनाप फैसले ले रहे हैं, जिसमें एक फैसला यह है कि एक राज्य का हक छीनकर वो एक खास राज्य को दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं। और इसका रिपरकशन इतना ज्यादा, इतनी गहरी प्रतिक्रिया है कि महाराष्ट्र में लोग सड़कों पर हैं। और आदित्य ठाकरे हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या फिर एनसीपी हो या फिर कोई और कांग्रेस हो, विपक्ष बार बार सरकार पे सवाल उठा रहा है। बल ट्रक पार्क निघून गेला, मेडिकल डिव्हाइस पार्क निघून गेला आणि आज बातमी कळते की एअरबस पण आपल्या राज्यातून दुसरीकडे गेले, म्हणजे गुजरातमध्ये गेले। दुसऱ्या राज्यात जाण्याचं दुःख नाहीये, पण आपल्या राज्यात का नाही येत हा मोठा प्रश्न है। नवीन सरकार जी घटना आहे ते आणू का नाही शकत। अब दोस्तों, पिछले 8 वर्षों में बहैसियत प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात मॉडल का प्रचार करने की जगह अगर वाकई गुजरात की जमीन पर इंडस्ट्रीज ले गए होते, विकास ले गए होते, तो फिर ये नौबत ना आती जिस तरह से आज वो महाराष्ट्र का हक छीनकर लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र में लगने थे वहां से शिफ्ट करके या छीन कर वो गुजरात में ले जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि काम नहीं हुआ और आज उनको लगता है कि गुजरात हाथ से निकल रहा है। और गुजरात हाथ से निकला तो 2024 की जो शपथ लेने का सपना मोदी जी देख रहे हैं वो भी हाथ से निकल सकती है। और ये जो फैसले हो रहे हैं मोदी जी के, अनाप शनाप फैसले, ये ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जब महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार बैसाखी पर चल रही है, जब वो सरकार लाचार है, जहां टूट फूट हो रही है, जहां फिर से बगावत हो रही है। ऐसी सरकार के होते हुए ये जो फैसले वो ले रहे हैं, दरअसल ये फैसले नहीं, फडणवीस और शिंदे की गले की हड्डी है। अब दोस्तों, मोदी जी ने पहले उद्धव ठाकरे से पंगा ले लिया, उनकी सरकार गिरा दी। उसके बाद एक लाचार सरकार को स्थापित करने की महाराष्ट्र में कोशिश की। उसके बाद उन्होंने इस तरह के अनाप शनाप गलत फैसले लेने शुरू किए। कहीं ना कहीं जो मराठी मानूस है बहुत हर्ट है, घायल है मोदी जी के इन फैसलों को लेकर। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र 2024 में मोदी जी के लिए वाटर लू साबित होने जा रहा है। और अगर ऐसा है, उत्तर प्रदेश के बाद देश के दूसरे बड़े राज्य में अगर मोदी जी की हालत इतनी खराब है तो मुझे लगता है कि बहुत अहम मामला है। और अगर मामला महाराष्ट्र का हो तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में फिर कोई इनसे बेहतर आपको बता पाएगा। अशोक वानखेड़े ग्राउंड जीरो से रहेंगे और आज इनके खुलासे जुबान से नहीं, यहां से नहीं, दिल से निकलेंगे। बड़े खुलासे होंगे, सुनिएगा। प्रॉब्लम यह है, जो सत्ता की गाय है इसका मुंह महाराष्ट्र में है, तो चारा महाराष्ट्र का खाती है और दूध गुजरात में दे रही है। बड़ी अजीब स्थिति है महाराष्ट्र में। जब जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है महाराष्ट्र में, और खासकर 2014 के बाद महाराष्ट्र में डकैती होती है। अब दोस्तों, जोड़ तोड़ करके, तिगड़मबाजी करके अगर मोदी जी ने या अमित शाह ने गुजरात में जीत हासिल कर भी ली या लोकसभा में फिर से वो 26 सीट स्वीप कर गए, तो एक बात याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 सीट। और अगर इन सीटों पे मोदी जी की गणित गड़बड़ाई तो मुकुट सर से उतर जाएगा, देर नहीं लगेगी। इसलिए महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मुद्दा है जो महाराष्ट्र में जीएसटी को टच कर रहा है, इकोनॉमी को टच कर रहा है, महंगाई को टच कर रहा है, रोजगार को टच कर रहा है, लाखों रोजगार जा रहे हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं जा रहे। और मुझे लगता है कि एक बार इन प्रोजेक्ट्स को देख लें और फिर गर्मा गर्म खुलासे, बहस वानखेड़े जी के साथ।
अब दोस्तों बात गुजरात और गुजरातियों की कतई नहीं हो रही है। गुजरात ने इस देश के लिए हमेशा अपनी धरती से सोना उगला है, गांधी दिया है, पटेल दिया है और आज़ादी की लड़ाई की एक धारा दी है। बात गुजरात की है ही नहीं, बात उस प्रधानमंत्री की है जिसने गुजरात के लिए काम नहीं किया, जिसने वायदे किए उनको निभाए नहीं। और जब रिपोर्ट कार्ड में सब कुछ जीरो है तब महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट को लेकर गुजरात में जा रहे हैं, जब चुनाव दहलीज पर। बात यहाँ ये है, आपने काम नहीं किया ईमानदारी के साथ। और ये जो प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र में लगने थे, प्रपोज थे, कई ऐसे प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र जिसमें कैबिनेट की क्लियरेंस उद्धव ठाकरे ने कर दी थी, वो प्रोजेक्ट आज अब महाराष्ट्र से गुजरात ले गए। ये एक तरह का एक ऐसा फैसला है जो हमने देश में पिछले 70 सालों में नहीं देखा। देखते हैं और फिर अशोक वानखेड़े को सुनेंगे। पहला प्रोजेक्ट है, ये ग्राफिक्स आप देखिए तो थोड़ा सा आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से कि मुद्दा है क्या, कि आज महाराष्ट्र में लोग सड़कों पर है, विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है फडणवीस का और शिंदे का। नंबर 1, वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट। तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और ये पुणे में लगने वाला था और इससे लाखों रोजगार महाराष्ट्र को मिलते, इकॉनमी उसकी और सुदृढ़ होती, जीएसटी बढ़ती। लेकिन एन वक्त पर जो अनिल अग्रवाल साहब थे, जो वेदांता के मालिक हैं, मुख्तार हैं, कहीं ना कहीं इनको इन्फ्लुएंस किया गया, ऐसा लोग कहते हैं, और ये प्रोजेक्ट पुणे से शिफ्ट होकर गुजरात चला गया चुनाव के टाइम पे। एक और प्रोजेक्ट हाल फिलहाल में जो गया, टाटा एयरबस प्रोजेक्ट, 22,000 करोड़ का ये भी प्रोजेक्ट था, नागपुर के आसपास लगना था। सारी तैयारियां थीं और नॉर्मली टाटाज मुंबई को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रोजेक्ट भी चुनाव के समय गुजरात चला गया। और ये तीसरा प्रोजेक्ट देखिए, मेडिकल डिवाइस पार्क। अब यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट बनाने की तमाम फैक्ट्रियाँ आती। औरंगाबाद में ये प्रोजेक्ट लगना था, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था। लेकिन ये जो साहब हैं मनसुख मांडविया, मनसुख साहब भी गुजरात से हैं, मोदी जी के शिष्य हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इस वक्त हेल्थ देख रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र। इनके पास जब प्रपोजल गया, ऐसा कहा जाता है रद्द हो गया। ये प्रपोजल दूसरे राज्यों में चला गया, महाराष्ट्र से इसको ले लिया गया। एक और बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, बल्क ड्रग पार्क। अब यहाँ पर क्या था कि ड्रग्स की यानी दवा बनाने की तमाम बड़ी कंपनियां देश की यहाँ आती। 5,000 एकड़ का लैंड इसके लिए आइडेंटिफाई किया गया इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए। रायगढ़ में लगना था, महाराष्ट्र में। और उद्धव ठाकरे ने 2020 में उनकी जो कैबिनेट थी इस प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया। लेकिन ये प्रोजेक्ट कहाँ चला गया? गुजरात चला गया। ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं और मुझे लगता है रोशनी तो डालेंगे महाराष्ट्र के सबसे बेखौफ पत्रकार अशोक वानखेड़े। जितनी भी महाराष्ट्र में डील हो रही है, जैसे फॉक्सकॉन की डील थी वेदांता की, या फिर आप टाटा एयरबस कह लीजिए आज, या और भी बड़े प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट भाऊ गुजरात जा रहे हैं। महाराष्ट्र की डील गुजरात में कैश हो रही है। ये जो महाराष्ट्र के साथ जिस तरह की जाती हो रही है, ये जिस तरह से महाराष्ट्र के साथ एक बर्ताव किया जा रहा है और सारी चीजें गुजरात जा रही हैं, ये आपको क्या लग रहा है कि राजनीति में क्या उथल पुथल होने जा रही थी? प्रॉब्लम यह है, जो सत्ता की गाय है इसका मुंह महाराष्ट्र में है। तो चारा महाराष्ट्र का खाती है और दूध गुजरात में दे रही है। बड़ी अजीब स्थिति है महाराष्ट्र में। जब जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है महाराष्ट्र में, और खासकर 2014 के बाद, महाराष्ट्र में डकैती होती है और ये डकैती गुजरात से होती है। जब पहली बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र महाराष्ट्र में आना था, बॉम्बे में, क्योंकि मुंबई जो है वो देश की आर्थिक राजधानी है। वहां वो प्रपोज था अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, वो गुजरात चला गया। उसके बाद मरीन अकादमी मुंबई में स्थापित होनी थी, वो गुजरात चली गई। उसके बाद एक डायमंड बोर्फ, वो गुजरात। फिर वेदांता, फार्मा के 2 बड़े पार्क, वो चले गए। और अब टाटा एयरबस। ये प्रोजेक्ट जाने के मायने मात्र इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट नहीं है दीपक जी।
उदाहरण के तौर पे जो वेदांता का प्रोजेक्ट गया, वो 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ही नहीं गया, या 10,000 लोगों का जॉब नहीं गया। जो सेमीकंडक्टर गुजरात में बनेंगे, वो पूरे देश के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो उसका बिलिंग गुजरात में होगा, तो जीएसटी का बहुत बड़ा शेयर गुजरात को मिलता है। जब 21,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है 1.5 लाख प्रोजेक्ट के सामने, लेकिन वहां जब 40 प्लेन बनेंगे और वो जो 40 प्लेन का बिलिंग होगा, लाख लाख करोड़ के प्लेन होते हैं, उसका जो जीएसटी गुजरात को जाएगा, उससे महाराष्ट्र का कितना नुकसान हो जाए ये देख लीजिए आप। और ये अक्सर डकैती कब होती है? जब दरवाजे पे चौकीदार बहुत ही नालायक बैठा हुआ होता है। महाविकास आघाड़ी ने नहीं जाने दिया कोई प्रोजेक्ट गुजरात, लड़ते रहे। लेकिन वर्तमान में जब वेदांता गया, तो क्या आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो, इन दोनों की औकात है कि ये जाके नरेंद्र मोदी से लड़े? ये तो लिपापोती करने के लिए मिल के चले आए, और नरेंद्र मोदी ने एक लॉलीपॉप थमा दिया कि इससे भी बड़े प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा, चिंता मत करो। अब वो 1.5 लाख से बड़ा प्रोजेक्ट तो आया नहीं, लेकिन 1.5 लाख के सामने एक 21,000 करोड़ का प्रोजेक्ट वो भी चला गया। अब दोनों प्रोजेक्ट्स में देखिए मैं कैसी लिपापोती होती है। जब वेदांता गया, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट आया, वो पहले ही तय था गुजरात जाना, और यदि वो पहले ही तय था गुजरात जाना, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या इतने मूर्ख थे कि वो लगातार अग्रवाल को पत्र लिख रहे थे, लगातार वेदांता को पत्र लिख रहे थे और एमओयू साइन करने की डेट मांग रहे थे, और एमओयू उनको, और अग्रवाल साहब और या वेदांता उनको पत्र लिख के कह रहा था कि केंद्र सरकार और आपकी कैबिनेट का एंडोर्समेंट चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, हमें जरूरी है। वो भी प्रॉमिस दे दिया गया था, 35,000 करोड़ का तुम्हें सब्सिडी अनाउंस कर दी गई थी, और सैकड़ों एकड़ जमीन तलेगांव में एनमार्क की गई थी। ये सारा यूं ही नहीं होता। ये जो एयरबस का प्रोजेक्ट है, इसमें उदय सामंत जो मंत्री है, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ये प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहा है। क्या उदय सामंत को पागलपन के दौरे पड़ते हैं? ये सुबह उठ के कोई भी प्रोजेक्ट उनके सामने अखबार में पढ़ लेते और बोलते कि महाराष्ट्र आ गया है। कोई तो लॉजिस्टिक होगा और इंडस्ट्री मंत्री है। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी की गलती इसलिए गया, प्रोजेक्ट तो अब गया ना। पिछले 3 महीने में आपने क्या किया प्रोजेक्ट के लिए? आप जाके नरेंद्र मोदी जी के पास बैठ जाते, बोलते कि मेरे स्टेट को ये प्रोजेक्ट चाहिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान इस प्रोजेक्ट से यह हुआ कि विदर्भ, जो सबसे पीड़ित क्षेत्र है महाराष्ट्र का, जिसमें हमेशा अन्याय हुआ है, विदर्भ विकास महामंडल का बैकलॉग करोड़ों रुपए का नहीं दिया गया है। विदर्भ में इरिगेशन प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार हुए हैं। विदर्भ का किसान आज भी आत्महत्या करता है, बेरोजगारी है। ये डकैती हुई है महाराष्ट्र पे, और ये पहली डकैती हुई और ये दूसरी डकैती है। ये गुजरात के चुनाव है, उसके लिए राजनीति हो रही है। क्या गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता वेदांता को ले आए, इसका गुणगान नहीं करते? मोदी है तो मुमकिन है कि बात नहीं करते? वहां बाकायदा बोला जाता है भाषणों में कि महाराष्ट्र के से उठा के प्रोजेक्ट लाए हैं मोदी जी गुजरात के लिए, इतने हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इतना लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिलेगा, इतने लोगों को ये होगा, इतने लोगों को वो होगा। क्या टाटा का प्रोजेक्ट भी चुनावी खेल नहीं है? तुम्हारे चुनाव जीतने के लिए महाराष्ट्र का खून कब तक पियोगे? कब तक महाराष्ट्र का शोषण करोगे? और यह दुर्भाग्य है, महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह तय करना होगा उनके लिए पार्टी बड़ी है या राज्य बड़ा है। और यदि उनके लिए पार्टी बड़ी है तो गुजरात में जाके चुनाव लड़े, महाराष्ट्र की जगह खाली कर दें। या महाराष्ट्र की जनता को यह तय करना होगा कि यदि हमारे बीजेपी के नेता पूर्णपणे गुजरात के नेताओं के सामने समर्पण करने के लिए तैयार है तो उनको गुजरात भेजो, घर पैकअप कर दो। नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे तो मराठी मानुस की बात करते हैं, वो तो बाला साहब बता रहे हैं कि हम तो बाला साहब के चेले हैं, तो एकनाथ शिंदे क्यों नहीं रोक पा रहे इन प्रोजेक्ट्स को, ये जो गुजरात जा रहे हैं? एकनाथ शिंदे किस ताकत पे रखेंगे? एकनाथ शिंदे की ताकत क्या है? 40 उम्मीदवार है, एमएलए है उनके पास, और इस 40 उम्मीदवारों में भी
30 नाराज हैं, जिनको मंत्री नहीं बनाया वो रोज गाली दे रहे हैं। बच्चू कडू कह रहे हैं कि मेरे पास 2 लोग हैं उनके अपने पार्टी के और 8 लोग उनके कांटेक्ट में हैं, 10 लोग तो बच्चू कडू लेके घूम रहे हैं। आज यदि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है तो देवेंद्र फडणवीस के मर्जी पर है, बीजेपी के मर्जी पे है, 106 लोगों का समर्थन है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा से है। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट एक के बाद एक के बाद एक ये गुजरात जा रहे हैं, लाखों रोजगार भी जा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए का जो है फैक्ट्रीज जो है गुजरात में जा रही, इसका इम्पैक्ट 2024 में क्या होगा? 2024 का जब फाइनल होगा और मोदी जी महाराष्ट्र जाएंगे तो ये जो मराठी मानुस की आप बात करते हो इसका असर क्या होगा? ये जो इन्होंने फैसला लिया गुजरात चुनाव को लेकर। आज मुझे अपेक्षा थी कि ये विदर्भ का मामला है, विदर्भ से 2 बीजेपी के नेता आते हैं, 3 नेता आते हैं, 3-4 नेता आते हैं, बहुत नेता आते हैं विदर्भ से। बावनकुळे जो बीजेपी के अध्यक्ष है विदर्भ से, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री नागपुर से, नितिन गडकरी नागपुर से। नितिन गडकरी ने जब चंद्रशेखर जो टाटा सन्स के चेयरमैन है उनको पत्र लिखा था कि मिहान में ये प्रोजेक्ट क्यों आना चाहिए, एयरबस वाला, मुझे लगता है एयरबस वाला, कोई तो बातचीत हो गई होगी। ऐसे ही नितिन उठ के पत्र लिखने वाले नहीं है। उदय सामंत ने कहा कि हमने पत्र लिखे हैं और वो आ रहा है प्रोजेक्ट। उदय सामंत पागलपन के दौरे तो नहीं होते कि सुबह उठ के एकदम उन्होंने देखा कि हाथ झटक लिया और एक अनाउंस कर दो आज कोई भी प्रोजेक्ट जो अखबार में पड़े वो हमारे यहाँ आ रहा है। कोई तो बातचीत हुई होगी। देवेंद्र फडणवीस किस बिना पे कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी की वजह से नहीं आया? महाविकास आघाड़ी सालों हो गए, महीनों हो गए चला जाके। इतने महीनों में आपने क्या किया इस प्रोजेक्ट के लिए? ये गुजरात कैसे चला गया जो आपके यहाँ आके सारी बात फिक्सित हो चुकी थी? वेदांता का प्रोजेक्ट में कैसा आपका मुख्यमंत्री बार बार पत्र लिखता है? क्या उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं क्या? बाद में आप कहते हो कि हमको पहले मालूम था, उधर ही प्रोजेक्ट जा रहा था। तो फिर जनता को मूर्ख बना रहे हैं आप, क्योंकि आपके पास जब सवालों के जवाब नहीं है, जब सर आप ये लोगों को बता नहीं पाते कि हम दिल्ली के दरबार में जाके मुजरा करते हैं, यहां आके बताते हैं कि हम दिल्ली दरबार में बात करके आते हैं, ये बात भी नहीं करते। वहां पे इनका मुंह भी नहीं खुलता सामने अपने आकाओं के, हाथ बंद करके नीचे मुंडी करके उनके मन की बात सुन के आते हैं और यहां आके झूठ बोलते हैं। यदि नरेंद्र मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि एक वेदांता चला गया तो क्या हुआ, मैं इससे भी बड़े प्रोजेक्ट आपको दूंगा, तो 1.5 लाख के प्रोजेक्ट के एवज में 21,000 का प्रोजेक्ट तो छोड़ देते हैं, वो 21-22 हजार का प्रोजेक्ट भी ले गए। और ये भयानक एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। जिस दिन किसी और प्रदेश का प्रधानमंत्री देश पे बैठेगा वो बाकी प्रदेशों को खाली करके अपना प्रदेश भरेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री वो गुजरात के नहीं, प्रधानमंत्री वो मेरे भी है, प्रधानमंत्री आपके भी है और जितने दर्शक देख रहे हैं सबके हैं। कोई ओडिशा से होगा, कोई बिहार से होगा, कोई नॉन रेजिडेंट इंडियन होगा, तो फिर आप तो गुजरात की राजनीति कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो फैसला हुआ है कि महाराष्ट्र के ज्यादा बड़े जो प्रोजेक्ट हैं गुजरात ले गए मोदी जी, जो भी मजबूरी उनकी रही हो, महाराष्ट्र अब बीजेपी के हाथ से निकल रहा है, क्योंकि इसका एक काफी बैकलैश होगा महाराष्ट्र में। वहां भी बेरोजगारी महाराष्ट्र में बढ़ रही है और भी तमाम संकट है वहां पर। क्या इसका बैकलैश होगा? मोदी जी को उसका सामना करना पड़ेगा महाराष्ट्र में? गुजरातियों का प्रकोप, मैं गुजरात के खिलाफ नहीं हूं, वो भी मेरे ही देश का राज्य है, मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, मैं गुजरात को भी उतना ही प्यार करता हूं जितना महाराष्ट्र का। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, शायद फूड सप्लाई के हो, गवर्नमेंट सप्लाईज के हो, रोड के टेंडर्स हो, ये सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट की यदि आपने लिस्ट देखी तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर आपको गुजरात से मिलेंगे। आसाम से लेके मध्य प्रदेश तक और कर्नाटक तक गुजरात की एक लॉबी सक्रिय काम कर रही है और उन्हें ऊपर से आशीर्वाद प्राप्त है। ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट की बात नहीं है और इसका रिपरकशन होगा, महाराष्ट्र में तो खासकर होगा। आपको क्या लगता है कि अब इन फैसलों के बाद, क्योंकि महाराष्ट्र में लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका रोजगार भी जा रहा है, हाथ से निकल रहा है, महंगाई है और भी तमाम अर्थव्यवस्था की मुश्किलें हैं जिसका सामना महाराष्ट्र को करना पड़ रहा है, वन ऑफ देम इज जीएसटी।
आपको क्या लगता है कि इन फैसलों के बाद एकनाथ शिंदे और फडणवीस की ये जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, इसको कितना नुकसान होगा, और ये क्या हम इसको एडवांटेज उद्धव ठाकरे माने इस सिचुएशन को? अंतिम सवाल। ये एडवांटेज महाविकास आघाड़ी है। विदर्भ में इसका कांग्रेस को एडवांटेज मिलेगा, पूना पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार को मिलेगा, कोकण मुंबई में उद्धव ठाकरे को मिलेगा, मराठवाड़ा में भी कांग्रेस और बाकी लोगों को मिलेगा, क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे। खासकर विदर्भ बहुत बैकवर्ड एरिया है, विदर्भ में विकास नहीं हुआ है, विदर्भ के लोग विकास के लिए तरस रहे हैं। जब विकास तुम्हारे मुंह पे थाली लगा के इतने दिन से भूखे हैं लोग, उनके मुंह पे जब निवाला आ जाता है और कोई झपट्टा मार के ले जाता है, तो क्या बददुआएं निकलती होगी, आप देख लीजिएगा। आप कोई भी क्लियरिफिकेशन देखते रहिए, लेकिन ये विदर्भ के साथ अन्याय जो हुआ, और हमें दुख इस बात का है कि विदर्भ के अन्याय के लिए लड़ने वाले लोग केंद्र में और राज्य में मंत्रिमंडल में बड़े ओहदे पे हैं। ये उनके होते हुए भी यदि ये होता है तो फिर उन्हें वहां होने का कोई मतलब ही नहीं, उन्हें वहां होना ही। अब मोदी जी की रणनीति कहिए या अनाप शनाप फैसले करिए, किताब की तरह पूरी तरह खोलकर वानखेड़े जी ने उसको सामने रख दिया आपके। बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है अब और कुछ कहने की, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गुजरात लॉबी है, कहीं ना कहीं अगर ईमानदारी से गुजरात के लिए काम करती, वहाँ पर डेवलपमेंट करती, इंडस्ट्री ले जाती, वहाँ की जीडीपी बढ़ाती, जीएसटी को बढ़ाती, तो मैं फिर कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि ये नौबत ना आती कि आप किसी और स्टेट का हक छीन रहे हैं। लेकिन इसका दोस्तों फ़र्क क्या होगा, इसका दोस्तों असर क्या होगा? असर ये होगा कि 2024 या इवन बीएमसी चुनाव जो होने जा रहे हैं कुछ ही महीनों में, इसमें बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा लोगों को सामना करना, खासकर मराठी सेंटिमेंट्स को, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से इन सब मुद्दों को लेकर सड़कों पर आ रही है, एक तरह की अलार्म बेल है, खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। और फिर दोहरा रहा हूँ, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ लोकसभा सीट्स, 48 सीटें हैं। और अगर ये अंक गणित गड़बड़ाई मोदी जी की, बहुत मुश्किल होगा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना। जी हाँ, तो ये था आज का वीडियो, और गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, मैं अपडेट करता रहूँगा। और मैं एक चीज़ आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए कि कोई कमी अगर रह गई है, कोई खामी रह गई है प्रेजेंटेशन में, तथ्यों में, फैक्ट्स में, फिगर में, उसको ज़रूर पॉइंट आउट करिए, उसको मैं ठीक कर सकूँ, रेक्टिफाई कर सकूँ। और दूसरी चीज़, जो आपके आइडियाज़ हैं वो आप मिस मत करिए, वो ज़रूर आप मुझे लिख कर भेजिए। तो ये बस आज का वीडियो था, और बेल आइकॉन आप क्लिक करिए, अगर आपने क्लिक नहीं किया है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा देखने को। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।